अब आप पूछो क्या पूछ रहे थे, 368 और 13 का इशू। देखो 13 क्लॉज 3 क्या कहता है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जो आपके फंडामेंटल राइट को करेगा। अब 368 में क्या होता है, अमेंडमेंट। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया और क्या किया, फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया। अब यहां पे शांकरी प्रसाद में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट डज नॉट अमाउंट टू लॉ। अमेंडमेंट का मतलब लॉ नहीं है, आर्टिकल 13 वाला लॉ नहीं है, तो हम अमेंडमेंट के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं। शांकरी प्रसाद में हैं, हाँ एग्जैक्टली, आप एक्सपर्ट नहीं छोड़ो, ऐसे समझो कि अमेंडमेंट के थ्रू हम मतलब जो भी अमेंडमेंट करेंगे वो लॉ नहीं माना जाएगा। यानी अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट से अगर हमने आपका फंडामेंटल राइट लिया तो आप आर्टिकल 13 से उसको नहीं मांग सकते। आईसी गोलकनाथ में क्या किया, इसको ओवरटर्न कर दिया। क्या लिखा आईसी गोलकनाथ में कि एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 अमाउंट्स टू लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3। गोलकनाथ हुआ ना, गोलकनाथ। सज्जन सिंह तो सेम ही केस था ना, सज्जन सिंह शांकरी प्रसाद में कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत यहां हुई। एंड यहीं तक लिख दो, चलो बाकी तो हो ही गया। अमाउंट्स लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3। क्लियर हुआ मैटर। अब इंदिरा गांधी के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। टाइम है ना अपने पास, है ना? अभी तो ये खत्म करते हैं, फिर आगे देखें। आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन खत्म करके जाएंगे। चैलेंज नंबर 1 इज अब हाउ टू नलीफाई दिस जजमेंट। देखो गुस्सा तो बहुत आ रहा था इंदिरा गांधी को, अब आज सौभाग्य नहीं था, आगे चांस मिलेगा, है ना? वो भी कहती है कि सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आगे अब एक नई महाभारत होनी है। फंडा ये है कि नाउ शी वांट्स टू एंश्योर कि अमेंडमेंट भी हो और फंडामेंटल राइट्स में प्रॉपर्टी भी ले ली जाए। शी केम अप विथ सर्टेन अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट नंबर 24, अमेंडमेंट नंबर 25, ये सब अमेंडमेंट आ गए। अच्छा एक और बात थी, आईसी गोलकनाथ तक 18 अमेंडमेंट्स आ चुके थे, 19 अमेंडमेंट्स आ चुके थे, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आज से आईसी गोलकनाथ जो है इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि 19 अमेंडमेंट को ठीक करना मुश्किल था, क्योंकि आप कह रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते, कुछ अमेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए अब उन्होंने कहा आज से ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर एक बार कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करेगी, तो क्या पार्लियामेंट नहीं कर सकती? कर सकती है ना। पार्लियामेंट, यही तो टसल है हमेशा हमारे यहाँ पे, चेक्स एंड बैलेंस का यही प्रॉब्लम है कि एवर ऑनगोइंग स्प्लिट, ऑनगोइंग टसल है जो चलता ही रहेगा। आईसी गोलकनाथ में अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि अब आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी बोली कैसे नहीं कर सकती, लो मैं ले आई 23, 24, 25, अब हम 24 और 25 अमेंडमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला अमेंडमेंट लाते ही क्या किया, सबसे पहले अमेंडमेंट से सबसे पहला काम ये किया गया कि 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया, आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया। बोले हटाओ चक्कर ही खत्म करो, 13 में लिखा ना मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकती, यही कहा था ना इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी बोली लो ये रहा चेंज। 24th अमेंडमेंट 1971 सिंपल लिख दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अभी मैं बता रहा हूं क्या है, बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया 368 क्लॉज 4 कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू आर्टिकल 13। मतलब ये कर दिया फंडा इंदिरा गांधी ने 24th अमेंडमेंट से कि अगर मैं कोई भी अमेंडमेंट 368 में लेके आती हूं उसका आर्टिकल 13 से कोई लेना देना नहीं है। यानी हमने म्यूचुअली सेपरेट कर दिया। सेपरेशन कर दिया 13 और 368 का, दोनों के बीच में वॉल खड़ी कर दी। इंदिरा गांधी कह रही है कि मैं 368 में जो कुछ भी करूंगी उसका आर्टिकल 13 से कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट मूव थी ना, बोले इसी के लिए मना किया था ना मुझे, लो कर लो जो करना।
समझ में आया? दिस वॉज 24th अमेंडमेंट. देन देर वॉज अनदर अमेंडमेंट 25th विच ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हाउ फर्दर पार्लियामेंट विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ सर, जो जुडिशियल रिव्यू का वो था कि भाई जुडिशियल रिव्यू भी के बाहर वो डाल दिया था इसमें, वो भी 24th में था ना? कौन सा वाला? कि भाई आप जैसे जो इसने अमेंडमेंट करी है अभी आर्टिकल 13 क्लोज 4, वो तो वैसे भी आपको उसमें मिल रहा है ना शेड्यूल 9 से. अगर कोई शेड्यूल, में डाल दिया था ना? हाँ तो पार्ट वही, वो तो वैसे भी पार्ट 9 से पहले से मिलता ही आ रहा है. अभी एक शेड्यूल 9 अलग से चल रहा है कहानी में, पिक्चर में पीछे, याद है? फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, एक पिक्चर अलग चल रही है. ये 3-4 पिक्चर अलग अलग चल रही थी देश में. तो साथ में ये भी डाल दिया ना कि तो क्या वो क्या हो रहा है शेड्यूल 9 में? शेड्यूल 9 में क्या हो रहा है? शक्लें ऐसे ही कह रही हैं सर, पता नहीं कहाँ बिठा दिया है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऐसे शक्लें बता रही हैं, ऐसा लग रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो. मतलब सर क्या चाहते हो, कल से नहीं आए क्लास में? नहीं, मैं आपके मन के भाव बता रहा हूँ, मैं अपनी थोड़ी बता रहा हूँ. हैं? आज जल्दी उठना हो गया था, फिर अब नींद आएगी, देखना इतना थका दिया मैंने. मेंटल एक्सरसाइज. देखो ये थोड़ा सा ना टेक्निकल पार्ट है, ये निकल गया तो फिर सब निकल गया, सिंपल सी बात है. इसको एक बार जाके रिवाइज करोगे ना, एक बार ये याद हो गया ना तो कल से पढ़ाना शुरू कर दोगे. क्लियर हुआ मैटर? आप कुछ पूछ रहे थे, ठीक है? जुडिशियल रिव्यू के एम्बेड से बाहर डाल दिया था. शेड्यूल 9, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना. हाँ, जुडिशियल रिव्यू, शेड्यूल 9 अलग चल रहा है अपना पैरेलल पिक्चर में, जहाँ पे हर चीज़ ये की जा रही है कि देखो ये हो गया. और अल्टीमेटली एक और बात की, अब ना 19 से देखो, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी समझने की ज़रूरत है. 71 में, 68-69 में इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट के साथ ना बहुत टसल देखा था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देर वॉज अ स्प्लिट इन कांग्रेस गोइंग ऑन. 1967 में 65 में जब इंदिरा गांधी को पीएम बनाने की बात की जा रही थी, तो उस समय जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे उनको लगता था यार छोटी है, बच्ची है, क्या ही कुछ कर लेगी, बिठा देते हैं, प्रॉक्सी पीएम बना देते हैं. कि के कामराज बनना चाहते थे. के कामराज थे साउथ इंडियन लीडर तमिलनाडु के, हिंदी बोल नहीं पाते थे, और उनको पता था पीएम वही बनेगा जो हिंदी बोलेगा, क्योंकि जो हिंदी बोलेगा बेवकूफ़ तो वही बना पाएगा. भाई नेशन वाइड हिंदी सुनी जाती है ना, मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ से आती है? जब 120 सीटें आपको यूपी बिहार दे देती हैं तो यहीं के लोगों को पकड़ो, आधा तो वैसे ही देश जीत गए. तो के कामराज को ये पता था कि यार नॉन हिंदी स्पीकिंग कैन नॉट बी द पीएम. तो उनको, और दूसरी लड़ाई थी गुलजारी लाल नंदा के साथ, वो भी पीएम बनना चाहते थे. फिर अभी लाइन में मोरारजी देसाई भी खड़े थे, मुझे भी पीएम बनना है, सबको पीएम बनना था. तो अल्टीमेटली एक आगे काम करते हैं, इंदिरा को प्रॉक्सी पीएम बना देते हैं. गूंगी गुड़िया बनेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, जो कहेंगे कर लेगी. 1 साल तो इंदिरा गांधी ने ऐसा किया. उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने रंग दिखाए हल्के हल्के, और सब बोल्ड हो गए. और फिर यहाँ पे ना टसल भी स्टार्ट हो गया, इंदिरा वर्सेस दी प्रेसिडेंट. इंदिरा गांधी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भेजती, प्रेसिडेंट उसको वापस भेज देते. यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जा रहा है, लोकसभा राज्यसभा पास कर रही है. अच्छा, ये वो भी टाइम था जब राज्यसभा में बहुत ज़्यादा नंबर्स भी नहीं थे. 1968-69 में इंदिरा गांधी के पास लोकसभा तो कंट्रोल में थी, राज्यसभा भी अपने हाथ से बाहर थी. तो यहाँ से लॉ जाता है, वहाँ से वापस आ जाता है, टसल बढ़ रहा है. तो शी ऑल्सो मेड एन अमेंडमेंट ओवर हेयर, 25th अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 24th अमेंडमेंट, सॉरी, जहाँ पे उन्होंने ये कहा आर्टिकल 368 में ये लिख दिया कि हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ेगा. ही हैज़ टू गिव द कंसेंट. यानी अब मैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करूंगी तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा. यहाँ से सिनेरियो चेंज हुआ, एंड वन आफ्टर अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जाने लगे. एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने लग गए. और ये वो टाइम है, आप ये देखो 1971 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1975 76 42nd अमेंडमेंट, इसके बीच में देख लो 4 साल के इंदिरा के टेन्योर में. ये क्यों किया था 71 वाला? क्योंकि अब फुल मेजोरिटी से वापस आ गई थी. इलेक्शन हुए थे 71 में, एंड इंदिरा केम विद अ चेस्ट थम्पिंग मेजोरिटी. बांग्लादेश वॉर का भी एक नतीजा था, फिर गरीबी हटाओ भी था, ठीक है. और सबसे बड़ी बात है, इंदिरा का जो कांग्रेस का लोगो था वो था काफ एंड काउ, गाय और उसका बछड़ा. तो स्लोगन भी ये दिया गया था
कि नथिंग फॉर नाउ ओनली काफ एंड काउ, तो गाय की राजनीति पुरानी है, ठीक है, सिर्फ गाय और गाय के बछड़े को वोट दो, बाकी सब भूल जाओ। तो चेस्ट थंपिंग मेजॉरिटी, कमिंग बैक टू लोकसभा, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, मतलब ऐसा था कि अपना ही भोकाल है, गुड्डू भैया हैं, उस समय की गुड्डू भैया ही थी, ठीक है। अब अल्टीमेटली 25th में एक बार चेक करना ना यार, 4th में 5th में, ठीक है, 24 25 दोनों ही है। रुको एक मिनट, अरे कल ही पढ़ाया था यार मैंने दूसरी जगह पे, 25th है ना, सॉरी वही मुझे याद है, एक सेकंड दो, ठीक है ना, 24th है, ठीक है, 24th अमेंडमेंट हो गया, 24th अमेंडमेंट है, ठीक है, चलो क्लियर है, मैटर रिजॉल्व। अब द प्रॉब्लम ओवर हियर इज, ये तो ये पैरेलल पिक्चर चल रही है अबाउट द अमेंडमेंट्स, देयर इज अनदर क्राइसिस गोइंग ऑन इन द कंट्री, जहाँ पे स्टेट ऑफ केरला ने एक लॉ पास किया है एंड थ्रू दैट वो लैंड एक्विजिशन कर रही है अलग अलग एस्टेट्स का। उसमें केशरन भारती करके एक धर्मगुरु थे इन द नॉर्थ ऑफ केरला, मालाबार एरिया में, ठीक है, कासरगोड में। तो वहाँ पे उनका जो आश्रम की लैंड थी वो एक्वायर कर ली गई थी। अभी अभी क्या कहा है आईसी गोरखनाथ में, लैंड एक्वायर नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी लैंड एक्विजिशन हो ही रहे हैं ना। तो फाइनली केशरन भारती की लैंड एक्वायर होती है। अच्छा, केशरन भारती क्या कहते हैं, वो जाते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट और वो ये कहते हैं कि मुझे आर्टिकल 26 में, केरला मालाबार था ना, केरला, आर्टिकल 26 में वो ये कहते हैं कि मेरे पास रिलीजियस राइट है टू मैनेज एंड ओन द प्रॉपर्टी, टू मैनेज एंड ओन दी प्रॉपर्टी, आई हैव दिस रिलीजियस राइट। तो आप मुझसे मेरा राइट नहीं छीन सकते, दिस इज अगेन माय फंडामेंटल राइट। एंड अभी अभी आईसी गोरखनाथ में कोर्ट ने कहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हम आपसे नहीं लेंगे, पार्लियामेंट आपसे नहीं ले सकती है। मैटर क्लियर है। अब ये प्लस अदर जजमेंट, अदर पिटिशंस वेंट टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें केशरन भारती वर्सेस इस मैटर को फाइनली सुना जाता है। मैटर नंबर 1 इज अगेन लैंड एक्विजिशन कैन नॉट बी डन। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फंडामेंटल राइट है। मैटर नंबर 2 इज कि आप मेरे रिलीजियस राइट टू 26 को भी हैम्पर कर रहे हैं और इसलिए मुझे इसका रिस्पाइट चाहिए, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पे कोर्ट को फिर से बैठना था और अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठती है 13 जजेस की। 13 जजेस की बेंच के पास फिर से वही क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1, कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड और नॉट? तो उसके लिए वहाँ पे क्या हमने बात की थी केशरन भारती में, उसमें इन आईसी गोरखनाथ में, कि 368 क्या बताता है? प्रोसीजर। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ये था 24 हाँ, इंदिरा गांधी ने यहाँ पे भी चेंज किया और यहाँ पे एक टर्म ऐड कर दिया, पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोले ठीक है, अब आ गई पावर, यही तो नहीं थी, तो ग्लूकॉन डी मिल गया, पावर आ गई। अब जैसे ही पावर आ गई तो आई हैव स्टार्टेड अमेंडमेंट्स एंड आई एम अमेंडिंग, सो आई कैन अमेंड। अब यहाँ पे ना एक बड़ा क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये आ गया था कि जितने भी हम अभी तक अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, ये जितने भी अभी तक अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या वो वैलिड है या नहीं है? दूसरी बात है, क्या 26 एब्सोल्यूट राइट देता है? और तीसरी बात है कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का? इन सब के आंसर्स यहाँ पे अब कोर्ट को देने थे, ठीक है। तो कोर्ट बेसिकली यहाँ पे 7:6 से ये बताता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कोर्ट ये कहता है कि देखो, व्हेन इट कम्स टू द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
व्हेन इट कम्स टू दी टेकिंग अवे दी फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। कौन हमसे मतलब है? पार्लियामेंट। इसके लिए ना कोर्ट ने एक मैटर पढ़ा, इस पूरे जजमेंट, ये लगभग ना सबसे लंबी जजमेंट गई थी। अगर आप पेजेस वाइज देखेंगे 750-800 पन्नों में जजमेंट चली गई और सबसे लंबा टाइम कोर्ट बैठा था किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को फाइनलाइज करने के लिए। सबसे बड़ी बेंच थी, तो फिर ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी बेंच बैठेगी तो टाइम भी लगेगा। लेकिन कोर्ट को ऐसा क्या सूझा और क्या समझ में आया कि कोर्ट केम अप विद दिस पर्टिकुलर आइडिया। कोर्ट ने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा 1941 का, ठीक है। तो वहां के एक कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसोफर थे कार्ल डुटरिच, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि देयर शैल बी द डॉक्ट्राइन ऑफ implied limitation, implied limitation, यानी whenever the parliament wants to amend the constitution they should be limited by something। ऐसा थोड़ी गए और कुछ भी आगे अमेंड कर दिया, तो there has to have some kind of limitation on powers of parliament, getting this। तो अब यहाँ पे कोर्ट के पास सबसे पहला चैलेंज था इस मैटर को पढ़ने के बाद। ये 1941 में ना हिटलर के जाने के बाद जब नया कॉन्स्टिट्यूशन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जर्मनी का, तो उसमें ये पावर डाली गई कि डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड दे डोंट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर। ये जर्मनी ने लिखा था, तो हमें लगा यार अच्छी चीज़ हम भी ले लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं लिखा था इसको, उन्होंने तो ओपन पावर दे दिया था टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट अमेंडमेंट आपने देखा कि इतनी ज़्यादा टसल जो है वो होती चली गई वन आफ्टर अनदर। तो फिर फाइनली केशवन भारती में यही कहा गया कि देखो हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो, हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि आप अनलिमिटेड पावर्स नहीं रख सकते टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। योर अमेंडिंग पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इन कॉन्ग्रुएंस विद द राइट्स ऑफ द पीपल, विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप अमेंडमेंट तो करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को मत भूलना। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दे एंश्योर द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और यहीं से बॉर्न हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसने कहा कि अपार्ट फ्रॉम द फाउंडेशनल पिलर्स पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। एंड व्हाट आर दोस फाउंडेशनल पिलर्स, ये कभी नहीं बताए गए थे उस केस में। ये केस आफ्टर केस बताया गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज बेसिक स्ट्रक्चर। सो व्हाट कैन बी बेसिक स्ट्रक्चर, लेट अस से। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, आप ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पिलर्स हैं। कई बार कहते हैं ना कि जैसे बिल्डर्स कहते हैं कि ठीक है आप बिल्डिंग अमेंड कर लो, चेंजेस कर लो, बट पिलर मत छेड़ना, वहां से बिल्डिंग गिर जाएगी। पिलर मत कुछ करना, बाकी जगह आप कर लो जो करना है, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू कैन सी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, पिलर्स हो गए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश्ड है। अब ये क्या है, दिस वॉज नॉट टोल्ड इन वन सिंगल केस, ये अलग अलग केसेस में कोर्ट अलग अलग टाइम पे अलग अलग बातों के थ्रू बताती गई। जैसे सेक्युलरिज्म बताया 94 में, फेडरलिज्म बताया, रूल ऑफ लॉ बता दिया, ठीक है, देन डेमोक्रेसी बता दिया, इलेक्शंस बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में ले आई कोर्ट एक एक करके। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब कोर्ट ने सेकुलर को भी बता दिया इट इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो भी हटाना मुश्किल है। तो कोर्ट ये कह रही है कि पार्लियामेंट जो है वो सब कुछ अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में ही आ गया, देख रहे हो, एक के बाद एक सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। एंड अल्टीमेटली टुडे द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन अमेंड योर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड दे विल नॉट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? जुडिशियल रिव्यू इतना लेट में क्यों वो अभी उस पर आएंगे, दूसरे मैटर पे आएंगे। जुडिशियल रिव्यू ना बेसिकली एल चंद्र कुमार से 95 में आया था, फाइनल 95 में आया था। तो वो अलग अलग केसेस ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग बातें कर रहे हैं। बाहर तो 2007
बार पहले ही हो गया था, बैक डेट से नहीं हुआ था। बार तो अभी 1980 में ही कर देंगे हम, शेड्यूल 9 में ना जुडिशियल रिव्यू को 1980 से कर देंगे, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे अभी आगे। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट हो तो बताओ। अब डाउट्स पूछो। और कैपेसिटी है आगे बढ़ने की? नहीं है, तो इसको रिवाइज करके आना, तभी कल की बात आगे बढ़ेगी। केशव एंड भारती में जजमेंट यही आया कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड यू डू नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। है एनीथिंग कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ना एक तरह से आप ये देखो, बॉल किसके कोर्ट में चली गई? कोर्ट के कोर्ट में चली गई, पार्लियामेंट के नहीं, अब तो कोर्ट के पास चले गए। कहा जाता है ये इंदिरा गांधी की डिफीट ही थी। वैसे दिस वाज नथिंग बट द डिफीट ऑफ द इंदिरा गांधी, बिकॉज क्या हो रहा था इस केस में? अभी हमने क्या देखा, कितने से जजमेंट से आई है ये? 7:6 से आई है। एक दिन पहले ये 6-7 से आनी थी। जस्टिस HR खन्ना थे, वो पहले इधर से जजमेंट दे रहे थे और यहां कहने वाले थे FR कैन बी अमेंडेड। ये विक्ट्री थी कि FR को आप अमेंड कर सकते हो जैसा आपका मन करे। लेकिन फिर क्या हुआ, यूट किधर बैठ गए और बोलते हैं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम बताएंगे। तो इसको इंदिरा गांधी की डिफीट ही माना जाता है। लेकिन केशव भारती को उनकी लैंड वापस नहीं मिली थी। उनकी अभी डेथ हुई है पिछला साल। उन्होंने यही लिखा है कि मैं हार गया लेकिन देश जीत गया, लोगों को उनके राइट्स मिल गए, मेरी प्रॉपर्टी चली गई, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कंट्री में एक नया नॉर्म स्टैब्लिश हो गया कि गवर्नमेंट, देखो हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप ये देखो ना, पार्लियामेंट से क्या ले लिया गया? अनलिमिटेड पावर को हटा के लिमिट कर दिया गया ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन आ गया। कहाँ गया वो? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन आ गया, यानी लिमिट कर दी उसकी पावर पार्लियामेंट की, कि आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, यू हैव द लिमिटेड पावर्स ओनली। तो टेक्निकली कहा जाता है दिस इज द डिफीट ऑफ इंदिरा गांधी अगेन। ठीक है, और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन 1 पीपल 1, सो दैट अब उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। एनी डाउट?